इसीलिए हम घर जा रहे हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये एक मजदूर की मजबूरी है। और ये शब्द हमें बताते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा एक संघर्ष कैसे किसी की जिंदगी और रोजी रोटी पर सीधा असर डाल रहा है। ये कहानी एक ऐसे युद्ध की है जो हमसे मतलब भारत से लगभग 2400 किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा है। सुनने में तो काफी दूर लगता है ना? लेकिन उसकी आग की लपटें सीधे हमारे देश तक पहुंच रही हैं। फैक्ट्रियों पर ताले लग रहे हैं। तो आखिर ये हो कैसे रहा है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, युद्ध की घर पर दस्तक। हम बात करेंगे उन अनदेखी कड़ियों की जो ईरान के संघर्ष को सीधे हमारे शहरों से जोड़ती हैं। तो देखिए जमीन पर इसका असर कैसा दिख रहा है। गुजरात का मोरबी, देश की सिरेमिक कैपिटल, जहां 80% सिरेमिक बनता है, वहां 400 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई। इसका मतलब ये कि यूपी, बिहार, ओडिशा के लगभग 4 लाख मजदूर, उनके पास घर लौटने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। हरियाणा के करनाल में बासमती चावल की मिलें सिर्फ 10% कैपेसिटी पर चल रही हैं। और सोचिए, सूरत टेक्सटाइल हब, वहां 200 फैक्ट्रियों पर ताला लग गया। ये कोई दूर देश की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल हमारी हकीकत है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? एक दूर के युद्ध का असर यहां तक कैसे? इसका जवाब हमारी एनर्जी की लाइफलाइन में छिपा है। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, ऊर्जा का चोक पॉइंट, और समझते हैं कि कैसे एक संकरा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये हमारी एनर्जी पर निर्भरता की असली तस्वीर है। हम जो कच्चा तेल इस्तेमाल करते हैं उसका 88%, जी हाँ 88% हम बाहर से मंगवाते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स में 60% और नेचुरल गैस में 45% हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब हम कितने ज्यादा निर्भर हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस निर्भरता की कीमत सालाना लगभग $150 बिलियन। ये रकम इतनी बड़ी है कि हमारे देश के रक्षा बजट यानी डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। सोचिए, हर साल इतना पैसा सिर्फ तेल और गैस खरीदने पर खर्च हो जाता है। और मजे की बात यह है कि इस सारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस एक ही रास्ते से गुजरता है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल चोक पॉइंट माना जाता है। एक पतला सा समुद्री रास्ता है, बिल्कुल ईरान के पास। खाड़ी देशों से जितना भी तेल और गैस निकलता है ना, उसका ज्यादातर हिस्सा इसी नाजुक रास्ते से होकर दुनिया भर में पहुंचता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि तेल और गैस आते कहां से, लेकिन ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, राष्ट्र का ईंधन। एक बैरल कच्चे तेल से लेकर हमारी थाली के खाने तक का सफर। तो कहानी शुरू होती है कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से। जो तेल जमीन से निकलता है ना, वो सीधे किसी काम का नहीं होता। उसे पहले रिफाइनरी भेजा जाता है, वहां उसे बहुत ज्यादा गर्मी दी जाती है, और जैसे ही ये प्रोसेस होता है कमाल हो जाता है। इससे अलग अलग चीजें बनती हैं। सबसे हल्की होती है एलपीजी गैस, फिर बनता है पेट्रोल, डीजल, और हाँ, हवाई जहाज का फ्यूल भी इसी से निकलता है। तो मोटा मोटा समझें तो 2 चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। एक है कच्चा तेल, इससे मिलता है हमारी रसोई का एलपीजी सिलेंडर, गाड़ियों का पेट्रोल डीजल, और दूसरा है नेचुरल गैस। इससे चलती है ऑटो रिक्शा की सीएनजी, शहरों में घरों तक आने वाली पाइप्ड गैस, और सबसे जरूरी किसानों के लिए यूरिया फर्टिलाइजर। मतलब साफ है, गाड़ी के पहिए से लेकर खेत की फसल तक सब कुछ इसी इंपोर्ट पर टिका हुआ है। ठीक है, अब हम ये जान चुके हैं कि फ्यूल कहां से आता है और इसका क्या इस्तेमाल है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। हाल ही में हुई एक छोटी सी गड़बड़ी पूरे भारत की इकोनॉमी में भूचाल कैसे ला सकती है, ये समझेंगे हम अपने चौथे हिस्से में, आर्थिक झटका। तो अचानक से ये दाम बढ़ते क्यों हैं? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, डायरेक्ट इम्पैक्ट। मान लीजिए हमले में प्रोडक्शन फैसिलिटी ही तबाह हो गई, तो सप्लाई तो सीधे रुक जाएगी। और दूसरा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। जब उस खतरनाक रास्ते से तेल के जहाज गुजरते हैं ना, तो उनका वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब जंग के खतरे का बीमा कई गुना बढ़ जाता है। नतीजा, तेल का हर बैरल खाड़ी से निकलने से पहले ही महंगा हो जाता है। और यहां से शुरू होता है एक अजीब सा इकोनॉमिक चक्रव्यूह। देखिए कैसे तेल के दाम बढ़े तो उसे खरीदने के लिए हमें ज्यादा डॉलर्स चाहिए। जब मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो हमारा रुपया कमजोर हो जाता है, और जैसे ही रुपया कमजोर हुआ वही तेल हमारे लिए और महंगा हो गया। ये एक साइकिल बन जाता है। इस हालात को देखकर विदेशी निवेशक भी घबरा जाते हैं, अपना पैसा निकालने लगते हैं और स्टॉक मार्केट नीचे। और इस पूरे ऊपर नीचे का अंजाम क्या होता है? महंगाई।
इसका बोझ सीधा हम सब पर पड़ता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक अनुमान है कि अगर कच्चे तेल की कीमत सिर्फ 10% भी बढ़ जाए तो देश में महंगाई 0.3% तक बढ़ सकती है। ये सीधा सीधा हमारी जेब पर असर है। तो चलिए इन बड़े बड़े नंबर्स और इकोनॉमिक्स से निकलकर वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, आम इंसान की जिंदगी पर। हमारा 5वां हिस्सा, मानवीय कीमत। जब जियोपॉलिटिक्स हमारी रसोई और रोज रोटी पर हमला करती है। ये नंबर शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। देश के पास एलपीजी का रिजर्व स्टॉक कितने दिन का है पता है? सिर्फ 18 दिन का। सिर्फ 18 दिन। इसका मतलब साफ है, अगर सप्लाई चेन में कोई भी बड़ी रुकावट आती है तो 18 दिन के बाद पूरे देश में रसोई गैस का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। और जब ऐसी कमी होती है तो क्या होता है? ब्लैक मार्केटिंग। जो सिलेंडर ऑफिशियल रेट पर 900 रुपए का मिलना चाहिए, वही ब्लैक मार्केट में 3000 से 5000 तक का बिकता है। ये सीधे सीधे मजबूरी का फायदा उठाना है। और एक मजदूर के ये शब्द इस पूरी कहानी का सार बता देते हैं। उन्होंने कहा, दिन का 500 रुपये कमाते हैं और 1 किलो गैस भी 500 की मिल रही है। मतलब जो कमाया वो गैस पर ही खर्च हो गया। अब सोचिए, जब हालात ऐसे हों तो शहर छोड़कर घर जाने के अलावा और क्या रास्ता बचता है? तो इस संकट से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? दो लेवल पर काम हो रहा है। एक है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, मतलब फौरन राहत के लिए, जैसे सब्सिडी देना, दूसरे देशों से एलपीजी खरीदना, और नेवी ने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भी शुरू किया है। और दूसरा है लॉन्ग टर्म प्लान, जैसे इलेक्ट्रिक स्टोव को बढ़ावा देना, 2030 तक 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करने का टारगेट, और सोलर एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज पर फोकस करना। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद एक बड़ा सवाल अब भी खड़ा है। ये घटनाएं हमें आईना दिखाती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या भारत अगले ऐसे किसी ग्लोबल क्राइसिस के लिए तैयार हैं? हमारी एनर्जी सिक्योरिटी आखिर कितनी मजबूत है? और ये वो सवाल है जिसका जवाब अगले संकट के आने से पहले ढूंढना ही होगा।